हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इकोलॉजी एनवायरनमेंट की इस सीरीज में। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 7 की। यानी कि अभी तक हम 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं और आज जो है हमारा चैप्टर जैव विविधता एवं संरक्षण से संबंधित है और ये हम देखेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा, ये रहेगा पेड़ से संबंधित चैप्टर। और हम जो है इससे पहले जो चैप्टर से कवर कर चुके हैं जैव विविधता से संबंधित, तो उसमें हमने आपको डिटेल में समझाया था जैव विविधता क्या है और इसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इससे पहले जो हमारा चैप्टर कवर हुआ है वह है पर्यावरण प्रदूषण। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप जो है इसको देख सकते हैं, हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जाकर आप इसको देख सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण है और इसको हमने अच्छे से चर्चा की है। फ्री से संबंधित जितना भी डाटा है वह मैंने आपको दिया है, साथ ही जो है मेंस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न जो है चैप्टर है ये, और अच्छे-अच्छे प्रश्न मैंने यहाँ पर शामिल किए थे। मैंने अलग-अलग जो है प्रश्नों को डिटेल में बताया है कि कौन-सा प्री के लिए महत्वपूर्ण है और क्या मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जैव विविधता का अर्थ एवं अवधारणा। जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी का अर्थ अगर हम देखें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों, पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों तथा उनके जीन और पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली विविधता से इसका संबंध है। और जैव विविधता जो होती है 3 प्रकार की होती है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। नंबर 1 आनुवंशिक विविधता, नंबर 2 प्रजातीय विविधता यानी कि स्पीशीज डाइवर्सिटी, और नंबर 3 है पारितंत्र विविधता। पारितंत्र विविधता इनको हमने डिटेल में बताया था, डिटेल में चर्चा की थी। चलिए तो एक बार जो है हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। एक ही प्रजाति के जीवों में जीन संबंधी विभिन्नता जो है क्या है, जैव विविधता है। जैसे कि धान में कई किस्में होती हैं, इसी तरह से गेहूं की कई किस्में होती हैं, इसी तरह से आम की कई किस्में देखने को मिलती हैं। ऐसे ही अन्य पौधे जिनकी किस्में अलग अलग मिलती हैं, ऐसे ही अन्य जीव, जैसे कि मैंने आपको वहां पर एक एग्जाम्पल दिया था कुत्ते का, और एक एग्जाम्पल किसका दिया था, प्लांट का दिया था। तो आप उनको देख सकते हैं। आगे देखते हैं प्रजातीय विविधता। जैसे कि किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की विविधता, मान लेते हैं एक परितंत्र है, एक परितंत्र में विभिन्न प्रकार के यानी कि नाना प्रकार के जीव हैं। जैसे कि वहां आपको शेर देखने को मिलता है, हिरन देखने को मिलता है, मोर या फिर पक्षी, या फिर ऐसे ही अन्य जानवर जैसे कि भेड़िया, गेंडा या फिर मगरमच्छ, या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आपको देखने को मिलते हैं। तो वह क्या होता है, किसी भी क्षेत्र विशेष में प्रजातीय विविधता यानी कि स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। चलिए परितंत्र विविधता देखते हैं। परितंत्र जो होता है कई तरह का होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी अच्छे से बताया था। एक तो होता है वन परितंत्र, दूसरा होता है नदी या तालाब परितंत्र, रेगिस्तानी परितंत्र, टुंड्रा प्रदेश का परितंत्र, या फिर समुद्रीय परितंत्र। तो जैसे कि मान लेते हैं, हम देखते हैं वन परितंत्र। वन परितंत्र में आपको नाना प्रकार के जीव मिलेंगे, जैसे कि पक्षी मिलेंगे, शेर मिलेगा, भेड़िया मिलेगा, अन्य जानवर मिलेंगे। तो यहाँ पर इस तरह का परितंत्र एक अलग प्रकार का जो है और प्राकृतिक आवास या क्षेत्र बन जाता है, उसमें लगभग उस टाइप के जानवर मिलेंगे। टाइप समझ लीजिए मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ, तो देखिए जैसे कि मान लेते हैं तालाब है। तालाब में आपको अधिकतर मछलियाँ मिलेंगी, मछलियों को खाने वाले जो हैं पक्षी मिलेंगे, या फिर ऐसे ही जीव जंतु मिलेंगे, या फिर कीड़े मकोड़े होंगे। तो यहाँ पर एक अलग प्रकार का पारितंत्र तैयार होता है। इसी तरह से रेगिस्तान वाला पारितंत्र, रेगिस्तान वाले पारितंत्र में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कैक्टस, कैक्टस प्रकार की वनस्पति मिलेगी, कैक्टस प्रकार की वनस्पति मिलेगी, और इस वनस्पति को खाने वाले जीव जंतु मिलेंगे। और जैसे कि ऊंट है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें लोमड़ी है, या फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो सांप है, मकड़ी है, या फिर ऐसे ही जीव जंतु जो आसानी से गर्मी को सह सकें। तो ऐसे जीव जंतु यहाँ पर देखने को मिलेंगे मिलेंगे सॉरी। और इसी तरह से अगर हम देखें समुद्र का पारितंत्र, समुद्र में भी अलग प्रकार का जीव जंतु मिलेगा। तो ये एक प्रकार का पारितंत्र तैयार हो जाता है। और इसी तरह से टुंड्रा प्रदेश जो होता है, टुंड्रा प्रदेश यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं यानी कि ठंडे क्षेत्र होते हैं, ठंडे क्षेत्र होते हैं। इन ठंडे क्षेत्रों में भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे जो बर्फीले क्षेत्र को आसानी से सह सकें। तो ऐसे आपको यहाँ पर जीव जंतु देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, पारितंत्र है। पारितंत्र विविधता इसी को कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जीवों की विविधता उनके जीन, प्रजातियों और परितंत्रों तीनों स्तरों पर विद्यमान होती है। यही क्या है, जैव विविधता है। चलिए आगे देख लेते हैं जैव विविधता का महत्व। क्योंकि कोई चीज हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण तभी होती है जब वह इम्पोर्टेंट होती है। तो जैव विविधता हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये हमारे लिए काफी महत्व रखती है। और जो चीज महत्व रखती होगी तो उसका हम संरक्षण करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, उसका कंजर्वेशन करेंगे। तो इसलिए जो है जैव विविधता का हम देख लेते हैं पहले इसका महत्व, उसके बाद हम इसके संरक्षण को भी
देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका पारिस्थितिक महत्व देखें जैव विविधता का। एक तो ये खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को बनाए रखती है, दूसरा पारिस्थितिकी संतुलन में सहायक होती है, तीसरा जो है परागण यानी कि पॉलिनेशन में सहायक, जिससे पौधे प्रजनन कर सकते हैं, यानी कि जो मधुमक्खी है या ऐसे ही कीट होते हैं जो पॉलिन लेकर दूसरे फूल पर छोड़ते हैं और इससे जो है फल प्राप्त होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। पोषक चक्र की बात करें तो जैसे कि नाइट्रोजन कार्बन चक्र जल चक्र को बनाए रखती है। इसी तरह से मृदा मृदा निर्माण, मृदा उर्वरता तथा जलवायु नियमन में ये सहायक होती है। साथ ही जल स्रोतों की गुणवत्ता बनाए रखने में भी या फिर जल संतुलन में भी ये सहायक होती है। कौन? जैव विविधता। और जैव विविधता का आर्थिक महत्व देख लेते हैं। जैव विविधता का आर्थिक महत्व क्या है? एक तो भोजन, लकड़ी, रेशा, ईंधन, चारा प्राप्त होता है यहाँ से। औषधीय पौधे और जंतुओं से दवाइयाँ मिलती हैं। साथ ही कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और पशुपालन का आधार जैव विविधता ही है। और इसके अलावा अनेक उद्योग, कागज, वस्त्र, रसायन, कॉस्मेटिक आदि जो है जैव विविधता पर निर्भर हैं। और इसके अन्यथा अगर हम देखें तो पर्यटन, इको टूरिज्म जो है यहाँ की एक विशेषता है और एवं स्थानीय आजीविका के अवसर यहाँ प्रदान होते हैं। तो जो है जैव विविधता काफी महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व भी है इसका। तो क्या है इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व, उसको देख लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं से इसका गहरा संबंध है। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ यहाँ पर, आप जो है जो कुछ ऐसे त्योहार बताइए जो जो हमारे पर्यावरण से सीधे जुड़े हों, यानी कि जैव विविधता से सीधे जुड़े हों, जैसे कि फसल त्योहार जो होते हैं, उनको आपको उनके नाम जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही अनेक त्योहार, लोक कथाएं और रीति रिवाज जो है प्रकृति और जैव विविधता से जुड़े हुए रहते हैं। इसके अलावा पर्यटन, मनोरंजन, शैक्षिक अध्ययन के लिए ये महत्वपूर्ण है। साथ ही स्थानीय समुदायों की पारंपरिक ज्ञान, कला और हस्तशिल्प का ये स्रोत है। जैसे कि देखिए, इस तरह से जो बर्तन बनाए जाते हैं या फिर बांस से कुछ सामान बनाए जाते हैं, तो इस तरह से ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है मानव के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं भारत की जैव विविधता। भारत की जैव विविधता की बात करें, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, आप ये लिख लीजिए। भारत को जो है भारत विश्व में मेगा डाइवर्स यानी कि मेगा जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। यहाँ हिमालय से लेकर पश्चिमी घाट, मरुस्थल, वन, आर्द्रभूमि, द्वीप तथा समुद्री परितंत्र तक अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। भारत जो है इसमें 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। कौन-कौन से हैं? ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप जो है अच्छे से याद कर लीजिए। नंबर 1 हिमालयी क्षेत्र यानी कि हिमालयी जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है उसकी बात अगर हम करें तो देखिए ये वाला क्षेत्र जो है ये हिमालय हॉटस्पॉट है। दूसरा जो है इंडो बर्मा वाला क्षेत्र। इंडो बर्मा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक यानी कि सुंदरबन तक वाला क्षेत्र इसमें शामिल होता है। साथ ही जो है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका वाला क्षेत्र, तो पश्चिमी घाट और श्रीलंका वाला क्षेत्र ये शामिल होता है। और सुंडरलैंड वाला क्षेत्र जो है इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल होता है। आखिर जो हॉटस्पॉट है ये क्या है और क्यों है, इसको समझ लेते हैं। हॉटस्पॉट जो है ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर प्राकृतिक जो वनस्पति है अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। स्थानिक प्रजातियां अगर यहाँ पर पाई जाती हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर इन प्रजातियों का जो प्राकृतिक आवास ये वाला है, अगर ये नष्ट होता है किसी कारणवश, यानी कि अर्बनाइजेशन या और गतिविधियों की वजह से ये नष्ट होता है, तो क्या होगा कि ये जो जातियां हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं, तो इन प्रजातियों के नष्ट होने का खतरा बना रहेगा। क्योंकि ये प्रजातियां किसी और क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, तो इनको जो है दोबारा से रिवाइव करना काफी मुश्किल हो जाएगा और ये क्षेत्र नष्ट होने की वजह से। जैसे कि अगर हम बात करें तो स्थानिक प्रजातियां क्या होती हैं, एक बार इनको समझ लीजिए कि ऐसी प्रजाति जो प्राकृतिक रूप से किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होती है, तो ये जो है किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो कैसी प्रजातियां हैं, कौन कौन सी हैं, जैसे कि मान लेते हैं नीलगिरी ताहर है। नीलगिरी ताहर केवल पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। लायन टेल्ड मैकॉक जो है ये केवल कहाँ मिलता है, पश्चिमी घाट में मिलता है। इसकी जो पूंछ होती है शेर की भांति होती है। और तीसरा देखें अगर हम कश्मीरी स्टैग, ये केवल हिमालय वाले क्षेत्र में मिलता है, कश्मीरी स्टैग। और उसके बाद अगर हम देखें निकोबार मेगापोड जो है ये केवल निकोबार द्वीप में मिलता है। कश्मीरी स्टैग जो है कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, लायन टेल मैकाक से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, नीलगिरी ताहर से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है और निकोबार मेगापोड जो है इससे प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिए। कश्मीरी स्टैग जो है ये है एक प्रकार का हिरन है और ये कहाँ पाया जाता है, कश्मीरी क्षेत्र में पाया जाता है, कश्मीर के क्षेत्र में पाया जाता है। भारत की जैव विविधता की विशेषताएं एक बार देख लीजिए क्या है कि विभिन्न जलवायु क्षेत्रों का विस्तार,
विविध स्थलाकृति, पर्वत, मैदान, पठार, तट, द्वीप, मारुस्थल आदि और समृद्ध वनस्पति और जीव जंतु संसाधन यहाँ मिलते हैं। उच्च स्थानिकता यहाँ पर देखने को मिलती है। पारितंत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो इसमें अब जो है मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनको मैंने कई बार बता दिया है। पिछली वीडियो में भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। चलिए अब आगे देखते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो इनको मैंने आपको बताया है कि वह क्षेत्र जहाँ स्थानीय प्रजातियों की अधिक विविधता पाई जाती है तथा जहाँ मूल प्राकृतिक वनस्पति बहुत बड़ा भाग नष्ट हो चुका हो, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाता है। और इसकी जो अवधारणा है ये किसने दी? नॉर्मन मायर्स ने इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि हिमालय वाला जो है ये आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये रहा। और उसके बाद इंडो बर्मा वाला ये क्षेत्र है जो कलर्ड है, आप देख सकते हैं। पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है ये ग्रीन कलर में है, आप देख सकते हैं। और सुंदरलैंड जो है ये आप अंडमान निकोबार देख सकते हैं। तो ये जो है 4 हॉटस्पॉट हैं भारत में, काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, तो इनको आप देख लीजिए। उसके बाद जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है एक बार देख लेते हैं। ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र जहाँ स्थानीय पौधों की बहुत अधिक विविधता होती है और मूल प्राकृतिक वनस्पति का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो चुका होता है, तो वह है हॉटस्पॉट क्षेत्र। हॉटस्पॉट क्षेत्र जो है, किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित करना जो है क्यों घोषित किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर कम से कम 1500 स्थानिक यानी कि एंडेमिक वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज होना चाहिए, इसलिए इसको इस क्षेत्र को जो है हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। और दूसरा, यहाँ पर मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम से कम 70% या उससे अधिक नष्ट हो चुका हो, तो इन कारणों की वजह से इसको जो है हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया जाता है, ताकि इनका कंजर्वेशन किया जा सके, इनका संरक्षण किया जा सके। चलिए आगे देख लेते हैं। जैव विविधता के क्षय के कारण, देखिए कुछ कारण भी होते हैं जिसकी वजह से ये विनाश की ओर जाती है। तो अगर हम देखें, नंबर 1 है आवास का विनाश या खंडन। जैसे कि मान लेते हैं पेड़ पौधों को काटना, तो ये आवास विनाश खंडन है। अतिदोहन का मतलब ये है कि जीव जंतुओं को अत्यधिक मात्रा में मारना, चाहे वह अत्यधिक शिकार हो या फिर वन उत्पादन का अत्यधिक और जो है निष्कर्षण हो। इसके अलावा खनिज संसाधनों का निष्कर्षण हो और मछली या फिर जंगली जीवों को मारना, इस प्रकार का जो है क्या है, अतिदोहन है। आक्रामक विदेशी प्रजातियां, जैसे कि विदेशी पौधों का या विदेशी जीव जंतुओं का उस क्षेत्र में अत्यंत आतंक होना और देशी प्रजातियों को ये धीरे धीरे नष्ट कर देती हैं, तो ये क्या है, आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं, जैसे कि जलकुंभी भी इसमें शामिल है। और अगर हम बात करें प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप वह वीडियो देख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन जो है कई कारणों से होता है, उसके बारे में भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जनसंख्या वृद्धि एवं उपभोग पैटर्न, जिस तरह से लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, इसको आवश्यकता है नए जगह की, नए स्पेस की, तो ये भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। मेंस में आप जो है इस तरह का डायग्राम का यूज कर सकते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। आप कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कह सकते हैं डायग्राम का यूज करके, तो मेंस में आप इस तरह का डायग्राम यूज करिए। जैव विविधता के क्षय के कारण, देखिए मैंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि आवास का विनाश या फिर खंडन। नंबर 2 पे है अतिदोहन और नंबर 3 पे है आक्रामक प्रजातियां। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि अतिदोहन जैसे कि मछली का अत्यधिक दोहन या फिर शिकार वगैरह है, इस तरह से आप दे सकते हैं। प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि एवं उपभोग पैटर्न, तो ये है, आप समझ गए कि इसके मुख्य क्षय के कारण क्या है। जैव विविधता के क्षय के दुष्परिणाम, यानी कि अगर ये किसी कारण से खत्म होता है जैव विविधता या इसका दुष्प्रभावित होता है, तो इसके क्या परिणाम निकलेंगे, उसको देख लेते हैं। नंबर 1, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ सकता है। नंबर 2 है प्रजातियों का विलुप्त होना जारी रह सकता है। नंबर 3 है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल प्रभावित होते हैं। नंबर 4 है मृदा उर्वरता एवं जल की उपलब्धता घटती है। नेक्स्ट है कि जलीय परिवर्तन की गति तेज होती है। अन्य है मानव जीवन एवं अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा औषधीय एवं अन्य उपयोगी संसाधनों की कमी देखने को मिलती है। साथ ही जैव विविधता संरक्षण आवश्यक क्यों हो जाता है, एक बार इसको समझ लीजिए। यह पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखती है, मानव को भोजन, औषधि, वस्त्र, आवास आदि आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। इसके अलावा भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करती है। इसके अलावा अगर हम देखें, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायक है। और अंत में अगर हम देखें, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये अनिवार्य है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है संरक्षण, इसलिए जो है जैव विविधता का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आगे देख लेते हैं जैव विविधता के संरक्षण के उपाय। तो जैव विविधता के संरक्षण के उपाय विशेष तौर से दो तरह से किया जाता है। एक तो होता है इन सीटू संरक्षण और दूसरा है एक्स सीटू संरक्षण। इसको हमने डिटेल से वहाँ कवर किया है, लेकिन यहाँ पर मैं रिवीजन के तौर पे आपको बता देता हूँ। तो एक्स सीटू संरक्षण क्या होता है कि
जीव जंतु या फिर ऐसे ही पौधे, पेड़ पौधे, उनका जो संरक्षण है उनके प्राकृतिक आवास में किया जाना ही क्या कहलाता है, इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है, यानी कि उसी स्थल पर उनका संरक्षण करना, ताकि जो है उनका अवैध खनन या फिर अवैध व्यापार के लिए जो है शिकार करना या फिर ऐसे ही अन्य गतिविधियां ना हो सकें। इसके अलावा जो है स्थल के बाहर का संरक्षण क्या होता है, मान लेते हैं कोई ऐसा जीव जंतु या कोई पौधा है जो अब अपने प्राकृतिक आवास में सर्वाइव नहीं कर सकता है किसी कारणवश, या फिर वह अब एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक्स सीटू संरक्षण करते हैं। उसके लिए हम उसको चिड़ियाघर में रख सकते हैं, वनस्पति उद्यान में रख सकते हैं, या फिर उसके संरक्षण के लिए बीज बैंक या फिर जीन बैंक तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस इन सीटू संरक्षण कंजर्वेशन के बारे में। तो ये है प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित रखना। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि इस प्रकार के उदाहरण हैं। और तीसरा ये देखें तो ये दीर्घकालिक प्राकृतिक एवं किफायती संरक्षण विधि है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। और उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें जैसे कि सुंदरबन डेल्टा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो सुंदरबन जो है टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम देखें एक्सटींक्ट कंजर्वेशन, तो जो प्रजातियों और को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर सुरक्षित रखना या फिर संरक्षित करना। चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, उदक संवर्धन आदि इसके उदाहरण हैं। और ये दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में सहायक है। उदाहरण के तौर पे देखें तो जीन बैंक, राष्ट्रीय जीव संग्रहालय। और आपको एक बात और याद रखनी है, ये प्रश्न आप देख रहे हैं, कौन सा है, बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, लखनऊ में है। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है। बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, लखनऊ में है, तो ये आप अच्छे से याद कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं संरक्षण के अन्य महत्वपूर्ण उपाय क्या है, कि वनों का संरक्षण एवं वनीकरण। वृक्षारोपण करना तथा वनों की कटाई को रोकना, ये किया जा सकता है। साथ ही प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है, और इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है, जन जागरूकता अभियान फैलाया जा सकता है, और साथ ही कानूनी प्रावधानों का जो है सख्ती से पालन किया जा सकता है। स्थानीय विकास जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण संतुलित उपयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पीटी के हिसाब से, यानी कि पीटी के लिए आपके महत्वपूर्ण जो कानून है उनको देख लीजिए। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, आप इनको कहीं पर नोट कर लीजिए। यह जो है अगर आप मुझसे पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे पीडीएफ दीजिए, तो मैं आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर हो सके तो इनको नोट करके याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। मैं किस किस परीक्षा का नाम यहाँ पर बताऊं, कि लगभग सभी ऐसी परीक्षाओं में इनके जो है प्रश्न पूछे गए हैं जहां पर जीके या फिर जीएस यानी कि जनरल स्टडीज अपना अहम रोल निभाती है, वहां इसके प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्रश्न क्या है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब जो है बना है, 1972 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। लास्ट वाला तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है जैव विविधता संरक्षण के उपाय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने आपको 2 प्रकार के बताए हैं। वास्तव में 2 ही प्रकार के उपाय मुख्य होते हैं, तीसरा जो है इसको हमने बाद में ऐड किया है, और ये है कौन सा, इन सीटू और एक्स सीटू, ये 2 हैं। जन सहभागिता जो है इसको विशेष रूप से हम इसमें शामिल नहीं करते हैं, लेकिन हम तीनों की यहाँ पर बात करेंगे। जैसे इन सीटू है, इन सीटू के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद एक्स सीटू के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब देख लेते हैं जन सहभागिता। जैसे कि जब स्थानीय समुदाय संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, संयुक्त वन प्रबंधन, इको डेवलपमेंट समितियां, जागरूकता अभियान, प्राकृतिक क्लब जो हैं आदि इसके उदाहरण हैं। मान लेते हैं कुछ जैसे कि संयुक्त वन प्रबंधन कमेटियां बनती हैं, इको डेवलपमेंट समितियां बनती हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, किसके लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो ये जो है आप समझ सकते हैं। साथ ही अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूट के लिए कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में है। एक्स2 के लिए कुछ उदाहरण हैं, इनको देख लीजिए। दिल्ली राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में है। लखनऊ का वनस्पति उद्यान। और इसके अलावा अगर हम देखें तो राष्ट्रीय जीन बैंक कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन 3 उपायों के महत्व की अगर हम बात करें तो काफी महत्व रखते हैं। तीनों उपाय मिलकर जैव विविधता की रक्षा करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ और उपयोग सुनिश्चित करते हैं, वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। तो इन लाइनों का आप जो है मेंस में यूज कर सकते हैं, और इनका भी आप जो है मेंस में यूज कर सकते हैं। क्या है, वैज्ञानिक आधार पर योजना बनाना, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, जन जागरूकता एवं पर्यावरण शिक्षा, कानूनी संरक्षण और प्रभावी क्रियान्वयन,
सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ संतुलन बनाए रखना जो है संरक्षण के सफल क्रियान्वयन के सिद्धांत हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीनों उपायों का परस्पर संबंध ये मैंने लगभग आपको बता दिया है। अब मैं बार-बार आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि वीडियो ये लंबी हो जाएगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। संरक्षण के प्रमुख उदाहरण हैं, इनको एक बार देख लीजिए। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, टाइगर रिजर्व है, सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र है। तो ये जो है क्या है, जैसे कि खोमजोंग जो ऑर्चिड संरक्षण जो है ये मणिपुर जो एक जनजाति है वह करती है। तो अब जो है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र जो हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक आपको लिस्ट देंगे, ठीक है, लिस्ट देंगे। ये लिस्ट काफी महत्वपूर्ण होगी। मैं लगभग 15 मिनट की एक वीडियो आपको दूंगा, उससे आप जो है इसको लिख लीजिए और काफी महत्वपूर्ण होंगे। ये 2026 में आपके जो भी एग्जाम होंगे 2026-27 में, उन सब के लिए काफी महत्वपूर्ण लिस्ट रहेगी। क्यों, और यहाँ से आपको यहीं से प्रश्न मिलेगा अगर इनसे कोई संबंधित प्रश्न आता है तो। ठीक है, तो मैं इन सबको अच्छे से डिस्कस करूंगा, सबके नाम दूंगा। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, इसके अलावा बीपीएससी, बीपीएससी इसकी लिस्ट आपको अलग से दूंगा, जो इनमें जो है काफी महत्वपूर्ण रहेंगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जैव विविधता संरक्षण के उपाय में अगर हम देखें, भारत सरकार की प्रमुख पहलें क्या रही हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में, बाघों के संरक्षण, टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ? 1992 में। इसी तरह से प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है 2009 में। प्रोजेक्ट घड़ियाल जो है 1975 में। और प्रोजेक्ट हंगुल जो है 1970 में, जो कश्मीरी हंगुल या हिरन है उसके लिए। अब देख लेते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए गए हैं, जैसे कि साइट्स जो है 1973 में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसका गठन कब हुआ है, ये किसके लिए हुआ है? ये संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण के लिए इसका गठन किया गया है। अगला देखते हैं, जैव विविधता अभिसमय यानी कि सीवीडी, इसका गठन 1992 में। जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग और लाभ साझेदारी के लिए। साथ ही रैमसर अभिसमय 1971, इसका गठन किया गया है। और ये आर्द्रभूमि वेटलैंड के हेतु संरक्षण के हेतु इसका गठन किया गया है ईरान के रामसर में। ईरान के रामसर में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और साथ ही जो है एक प्रश्न इस बार आने की संभावना है 2026 में। 2026 में एक आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है जिसका नाम है, जो कि 101 भी है, 101 भी आर्द्रभूमि है, और इसका नाम है गिला लेक। क्या नाम है? गिला झील। ठीक है, गिला झील है। और ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है, आप इसको नोट कर लीजिए। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कहाँ पर है, तो ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कहाँ पर है। और उसकी एक विशेषता और है, वो भी आप लिख लीजिए। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है। और इसकी एक विशेषता आप लिख लीजिए कि ये अरुणाचल प्रदेश की एकमात्र 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 रामसर साइट है। रामसर साइट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, भारत के कुछ प्रमुख संरक्षित क्षेत्र हैं, उनको देख लेते हैं। तो भारत के कुछ प्रमुख क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे कि काजीरंगा असम में है। और ये किसके लिए है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, एक सींग वाले गैंडे के लिए है। साथ ही रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? टाइगर रिजर्व है, ये राजस्थान में है। और ये किसके लिए है? बाघ के लिए है। पेरियार जो है ये केरल में है, ये हाथी के लिए है। इसके अलावा हंगुल रिजर्व जो है ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। हंगुल कश्मीरी हिरण के लिए है। राष्ट्रीय जो चंबल अभयारण्य है, ये तीनों का संयुक्त अभियान है या फिर परियोजना है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये किसके लिए है? घड़ियाल के लिए है। हेमिस जो उद्यान है ये कहाँ है? लद्दाख में है, और ये हिम तेंदुओं के लिए है। केवला देव राष्ट्रीय जो पार्क है ये कहाँ है? राजस्थान में है, और ये प्रवासी पक्षियों के लिए है। तो केवला देव है, यहाँ पर केवल नहीं है, केवला देव है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए। अब बात कर लेते हैं संरक्षण से होने वाले लाभ। क्या क्या लाभ हो सकते हैं? जैसे कि प्राकृतिक संतुलन एवं पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता बनी रहती है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। जलवायु परिवर्तन की मार को कम करने में सहायता मिलती है। औषधीय कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिए जैव संसाधन सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से जो हमने जैव विविधता को देखा, अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। तो जैव विविधता और उससे संरक्षण से संबंधित काफी इंपोर्टेंट डाटा हमने यहाँ पर कवर किया है, जो कि आपकी प्री और मेंस के लिए है। साथ ही अगर आप वनडे की तैयारी करते हैं, जैसे कि पैट की तैयारी करते हैं,
तब भी ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी यूपीपीसीएस आरओ के लिए, यूपीपीएससी आरओ के लिए, ठीक है। आरओ के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। भारत का कौन सा क्षेत्र सुंदरलैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है? तो प्रश्न देखिए इस तरह से बन सकता है। तो ये प्रश्न कौन सा है? निकोबार द्वीप समूह। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो ये किस वर्ष में किया गया है? 2002 में। 2002 में अधिनियमित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। जैव विविधता संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करना है। राष्ट्रीय उद्यान में प्रजातियों का संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। क्या ये इसका उदाहरण है? हाँ बिल्कुल। जीन बैंक में आनुवंशिक सामग्री का संरक्षण एक्स सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। अब देखिए आपके लिए एक प्रश्न है। एक तो है इन सीटू के इन सीटू इन सीटू में क्या क्या शामिल होता है? जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, प्राणी उद्यान या फिर जैव मंडल आगार, ऐसे ही जो क्षेत्र शामिल होते हैं उनको आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एक लिखना है एक्स सीटू का। एक सीटू के बारे में भी लिखना है कि इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, जैसे कि जीन बैंक, ठीक है, और इसके अलावा चिड़ियाघर। तो इनको आपको लिखना है क्रम से। तो कौन कौन शामिल होते हैं ये आपके लिए प्रश्न है। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए अगली देखते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, किसी क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानिक वस्कुलर प्लांट स्पीसीज होना हॉटस्पॉट निर्धारण का एक मानदंड है। हमने ये पढ़ा था। हाँ बिल्कुल सही है। हॉटस्पॉट के लिए उस क्षेत्र की मूल प्राकृतिक वनस्पति कम से कम 70% नष्ट हो जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि अगर वहाँ की 70% से अधिक जो है प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो जाती है तो अब जो है वहाँ की जो वनस्पति है उसके लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जो है हमें इसका हॉटस्पॉट क्षेत्र निर्धारित करना पड़ता है। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन सही कौन सा है? सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इस तरह से ये वाला चैप्टर हमारा समाप्त होता है, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो जो हमने पिछली वीडियो दी थी आप वो भी देख सकते हैं और क्रम से सारी वीडियो देखिए। तब आपको जो है इकोलॉजी एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और आप चाहे किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का दे रहे हो, यूपीपीसीएस का दे रहे हो, इसके अलावा बीपीएससी, आरएएस या फिर कोई भी एग्जाम आपका हो, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको यहाँ एक बात और बता देता हूँ, अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तब भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए। थैंक यू।